हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे क्लास में वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो कक्षा 9 की जो गणित है ना, चैप्टर नंबर 6, उसका जो एक्सरसाइज 6.2 है उसे आज हम डिटेल में समझेंगे। पहले जो भी आपका थ्योरम है, ठीक है ना, एकांतर कोण वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान में मक्खन की तरह समझाऊंगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स में करा रहा हूँ, साइंस वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ। आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स डाल दूंगा। कोई भी एक्सरसाइज देखनी है आप ऐसे लिखिए, क्लास 9th एक्सरसाइज जो भी देखनी है उसको लिखो, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस कर दो, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, ठीक है। लिंक्स को ज़रूर चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 9 गणित, जो चैप्टर नंबर है हमारा रेखाएं और कोण, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, समांतर रेखाएं और जो एकांतर रेखा क्या होती हैं, ये जो कुछ प्रमेय हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनको अगर जान लोगे तो ये जो प्रश्नावली है 6.2 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो जो टॉपिक है आज का वो हमारा क्या है, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ठीक है। समांतर रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, और उनमें कोण जो होता है वो क्या क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो समांतर रेखा के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे कि आप देखो, ये एक रेखा गई, दूसरी रेखा इसके समांतर। समांतर रेखा क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, चाहे कहीं से भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो या चाहे यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर रहती है, तब ये समांतर होते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है, अगर तीसरी एक रेखा है, इसको ऐसे काट के जा रही है दो बिंदुओं पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो रेखा है, इस रेखा को मैं M बोल रहा हूँ, इस रेखा को मैं N बोल रहा हूँ, और इस रेखा को मैं L बोल रहा हूँ। तो ये जो L रेखा है ये हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। तीसरी रेखा जो इसको काट देती है दोनों रेखाओं को। तो मान लेते हैं ये कुछ कोण बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ कोण बना रहे हैं। और कुछ चीज़ आप पहले से ही जानते हो, जब दो रेखा आपस में विभाजित करती हैं, काटती हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो 2 3 4 के बराबर होगा, 1 3 के बराबर होगा, 8 6 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा, है ना। और आपको अंतः कोण बाह्य कोण पता होगा ना। जैसे ये लिखिए, अगर ये अंतः कोण है, अंदर का कोण, तो इस वाले कोण को क्या कहते हैं, बाह्य कोण, बाहर का कोण, ठीक है। अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होता है वो पता हो गया। अब देखो संगत कोण क्या है। संगत कोण कौन कौन से बराबर होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 और 5, यहाँ पर जो कोण होता है ना, यहाँ पर भी वही कोण होता है, ठीक है। तो संगत कोण हमारे 1 और 5 आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर जो कोण होता है यहाँ पर वही कोण होता है। 2 और 6 आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर वही है। 4 और 8 आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और 3 और 7 आपस में बराबर होते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, संगत कोण, ठीक है, जो आपस में बराबर है। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो कोण होगा ना 3, यहाँ पर वही कोण होगा 5, इसे बोला जाता है एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण अंतः भी होता है, बाह्य भी होता है। जैसे ये वाला अंतः है, अंदर है, और ये वाला बाहर है, तो बाह्य कोण, ठीक है। तो जनरली इसको एकांतर कोण बोल लेंगे। तो देखो एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर कोण कौन कौन से बराबर है, देखो ये 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर, और 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से बनाकर। 1 किसके बराबर है, 1 7 के बराबर, यहाँ पर 1 यहाँ पर 7, ठीक है। और 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी चित्र बनाकर, ठीक है। एकांतर कोण कौन है, संगत कोण कौन है, ठीक है। और फिर
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है, तिर्यक रेखा जो है हमारे पास एक ही ओर, ये 4 और ये 5, एक ही ओर के अंतःकोण एक गुण होता है। अगर दो तिर्यक रेखा है ना, ये 4 और ये 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, एक गुण होगा। ये जो एंगल 4 और कोण 4 है और कोण 5 है, इनका योगफल कितना होगा? 180 होगा। ये गुण है, एक प्रॉपर्टी है, आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से 6 और 3 का योगफल कितना होगा? ये भी 180 होगा। और ये मैंने चैप्टर नंबर 5.12 में पढ़ा रखा था आपको प्रश्नावली में, ठीक है। जब ये 180 होते हैं तभी ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। 5.2 में आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो अगर इनको अगर अच्छे से समझ गए, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, यकीन मानो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। अब तो आपके पास कुछ प्रमेय हैं, उनको मैं आपको एक एक पढ़ के चलूँगा और सब बता ही चुका है, सब बता चुका हूँ मैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक कोण बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगर संगत युग्म बराबर है ना, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। कह रहे हैं यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, वो मैंने एक ही जगह लिख दिए, ठीक है। ये उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपको चित्र से ही समझ में आ चुकी हुई होगी। 6.3 क्या बोल रहे हैं? यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये यहाँ पर दिखा चुके हैं, एकांतर कोण में ही लिखा दिया है मैंने, अंत और बाह्य दोनों। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक यानी कि 180 होता है, ये मैं बता चुका हूँ। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म समपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये तो आप चैप्टर नंबर 5.2 में भी पढ़ चुके हैं इस प्रमेय को, ठीक है, हो गया। अब आते हैं सीधे प्रश्नावली 6.2 पर। अगर चित्र जो मैंने आपको बताया था वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी सभी चैप्टर मैंने कर रखे हैं, आपको पता है। कोई सा भी वीडियो अगर आपको देखना है तो ऐसे सर्च करिएगा यूट्यूब के सर्च में जाकर, क्लास 9th प्रश्नावली को एक्सरसाइज बोलते हैं, ऐसे लेना, क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस। तो 6.2 देखना तो 6.2 लिखोगे, 3 देखना तो 6.3 लिख दोगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोल रहे हैं? आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारी प्रश्नावली है, क्लास 9th प्रश्नावली 6.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला चित्र बना लेते हैं। यहाँ हमें 50 दे रखा है और यहाँ हमें x दे रखा है, यहाँ हमें y दे रखा है और यहाँ हमें दे रखा है 130, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। अब जो तरीका आपके मन में आ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो तरीका मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से हल होगा। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये मेरा 1 है। सबसे पहले मुझे x और y के मान निकालने हैं। अब देखो, आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, चूँकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात y का मान किसके बराबर हो जाएगा? 130 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब आप खुद देखिए,
ये रैखिक युग्म है, एक ये रेखा है और रैखिक युग्म में कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, चूँकि रैखिक युग्म x व 50 का योग 180 होगा, है ना। रैखिक युग्म तो पहले ही पढ़ चुके ये 50 + x 180 होगा, 50 प्लस का तरह के माइनस का हो गया तो x का मान कितना आ गया 130, तो ये भी कितना आ गया 130 और ये भी कितना मिला है 130। ये और ये बराबर है, तो ये बराबर है, यानी एकांतर कोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण बराबर है। और अभी आपने में पढ़ा था जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर y एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, ठीक है, इसलिए ए बी रेखा समांतर है सी डी के। ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। एकदम पूरा नंबर मिलेगा, इस तरीके से लिखोगे। आसानी के साथ मैंने समझा दिया। हो सकता है किसी दूसरी किताब में गाइड में अलग तरीका हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा आसान है। नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6.29 में, ये मेरा 6.29 है। यदि ए बी समांतर सी डी के हैं, ये और ये रेखा समांतर है, सी डी ई के ये वाला रेखा इसके समांतर है, वाई जेड 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो एक्स है इसका मान हमें ज्ञात करना है। मैं आपको चित्र बना के एक बार दिखाता हूँ। ये रेखा इसके समांतर है और रेखा इसके समांतर है, इतनी एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर z है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है y अनुपात z किसके बराबर 3:7, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। चूँकि ए बी समांतर किसके दे रखा है, सी डी के, बस सी डी समांतर किसके दे रखा है, ए एफ के। समांतर है, त्रिरेखा काट रही है, तो जो भी मैंने आपको गुण बताया वो सब यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। y और z में है, तो देखो अगर यहाँ y है तो ऑटोमेटिकली यहाँ y हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिख दोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। y क्या है, एक रैखिक युग्म है, रेखा है 180 बनेगा टोटल कोण, चूँकि y व z y + z क्या आ जाएगा 180। अब देखो यहाँ पर y और z था, तो यहाँ लिखना पड़ता हमें माना। ऐसे क्वेश्चन अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। y को मान लेंगे 3t और z को मान लेंगे 70, t का मान निकालो। ये गुणे में त्रिपट्टी में आ जाएगा, t का मान आ जाएगा 18। अतः t का मान रख देंगे 18 या 54।
ये आ जाएगा 7×56, 5, 7 कम 7 पर 12, 126। ये हमें मिल गया y और z के मान, परंतु हमें y और z के मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। ठीक है, हमें x का मान चाहिए। देखो चूँकि x और y अंतःकोण है, चूँकि x व y अंतःकोण है एक ही तरफ, इसलिए x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए? 180। y का मान आपने अभी निकाला 126, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x का मान कितना आ जाएगा? 54। आंसर। जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको सिखाया, उसी तरीके से ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे आकृति 6.30, ये हमारी आकृति है। ए बी सी डी की पैरेलल है, ए डी और सी डी आपस में समांतर है। ई एफ सी डी पर लंब है। जी ए डी 126 है, जी ई डी 126 है। इन कोणों को ज्ञात करना है। चलिए मैं चित्र बना के दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ें नाम दे देते हैं ए बी डी ई एफ जी। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है? जी ए डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो हमें दे रखा है 126। मान लेते कि ये वाला जो एंगल है सिर्फ इतना, वो x डिग्री है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 होगा, 90 होगा, और यहाँ पर भी 90 होगा, क्योंकि ये इधर अगर 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, टोटल 180 होता है इस एक सरल रेखा पर। इतना तो आइडिया लग गया है। हमें बोला है जी ए जी ई निकालो, ए जी ई, ये वाला कोण निकालना है। उसके बाद जी ई एफ, ये जो x मान है उसको भी निकालना है। एफ जी ई निकालो, एफ जी ई, और ये वाला कोण भी निकालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। चूँकि देखो, चूँकि जी ई डी, कोण जी ई डी का मान दे रखा है 126। जी ई डी किसके बराबर है? x प्लस 90, 126 के बराबर है। तो 90 प्लस का उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। पहला आंसर, यानी कि जी ई एफ, ये मिल गया जी ई एफ 36 डिग्री। ठीक है, पहला आंसर। उसके बाद देखो, चूँकि ई एफ, ठीक है, ई एफ लंब है, सी डी पर लंब है, तो ई एफ लंब हो जाएगा ए बी पर भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये जो ए बी और सी डी हैं वो आपस में समांतर है। अगर ये भुजा इस पर लंब है तो ये इस पर भी लंब होगी। इस वजह से ये वाला जो कोण है एफ कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो अब त्रिभुज जी एफ ई में मैं आपको त्रिभुज बना के भी दिखा देता हूँ। ये मेरा एफ है, ये मेरा जी है, ये मेरा ई है। ठीक है, ये मेरा 90 हो गया। ये आपने अभी निकाला कितना? 36, और ये आपको निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो जी का मान निकालना है। एफ का मान 90,
ई का मान 36, 90 और 36 कितना होता है 126। ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, घटाओ तो 10 में से 4 गया 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 आ जाएगा दूसरा आंसर जो आपको ये वाला निकालना था। आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर एक रेखीय कोण बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको x माना है, इसको तुम y मान लो, इसको तुम z मान लो, ठीक है। चूँकि y व z एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। तो रैखिक युग्म बना रहे तो y प्लस z का मान कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो y का मान आपने निकाल लिया है 54, आपको z का मान निकालना है तो 54 उधर आके माइनस कर दो, तो z का मान कितना आ जाएगा 126। ये आपके तीनों कोणों के मान आ गए। तो एक 36 है, एक 54 है और 126 है, ये आपके आंसर आ गए। किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो, दुविधा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, आप आराम से हर एक चीज़ को कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, कोई संकेत वंकेत नहीं दिया होगा तो संकेत पे तो ध्यान ही नहीं देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये आकृति है 6.31, यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, ये जो पी क्यू है समांतर है एस टी के, पी क्यू आर 110 है, आर एस टी एंगल 130 है, तो क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये पी क्यू है, ये एस टी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ये हमें दे रखा है 130, ये हमें दे रखा है 110, ठीक है। हमें क्या निकालना है QRS, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस भुजा को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। और इधर से भी उसी तरह ये काम करूँगा, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये और ये समांतर है तो ये रेखा आगे बढ़ाओगे तो ये रेखा भी आगे बढ़ाओगे, ये और रेखा समांतर हो जाएगी, है ना। अब देखिए, चूँकि पी क्यू समांतर है एस टी के, अतः यहाँ पर कुछ मान लो, इसमें कुछ अपना नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, है ना। इस वाले पॉइंट को कट पॉइंट किया है, इसने ए बोल दिया। देखो यहाँ पर 130 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 130, अतः एकांतर कोण बराबर होता है ना, ये कारण होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो एस ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा 130, ठीक है। अब देखिए ये 110 है, इसको मैं अगर x बोलूँ, इसको मैं y बोलूँ और इसको मैं z बोल देता हूँ, ठीक है। 130 और y एक रैखिक युग्म है, ये एक रेखा है, एक रैखिक युग्म बना रहा है, एक रैखिक युग्म है, ठीक है। अब रैखिक युग्म है तो 130 प्लस y का मान कितना होना चाहिए 180, तो 130 इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 50, ठीक है। अब इसका मान देखो कितना है, उसी तरीके से इसी प्रकार ये जो x और 110 है, इसका योगफल कितना होगा 180, प्लस का तरह के माइनस का, x का मान कितना आ गया 70,
आपको एक्स और वाई का मान नहीं निकालना, आपको जेड का मान निकालना है। और ये त्रिभुज है एक, त्रिभुज क्यू ए आर में, त्रिभुज क्यू ए आर में क्यू प्लस आर प्लस ए, तीनों कोणों का योगफल कितना हुआ 180। क्यू आपके पास एक्स है जिसका भी आपने निकालना है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना 180 है। एक्स आपने निकाला है 70, वाई आपने निकाला है 50, आपको जेड निकालना है। ये हो जाएगा 120 प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस का, तो जेड का मान आ जाएगा 60। आंसर। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है, आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। 5वें क्वेश्चन में आ जाओ। ये आकृति 3.2 में ए बी समांतर सी डी के हैं, ये समांतर इसके हैं। ए पी क्यू 50 है, पी आर डी 127 है। एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, ठीक है। बस चित्र को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये हमारा ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50। ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स है, ठीक है, और ये मेरा 127 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि पहले ही बोल रखा है, चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, तो पी क्यू क्या होगा, वह पी क्यू के अतिरिक्त रेखा है। अर्थात एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो ये 50 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। पहला आंसर, एक्स का मान आपको फटाक से मिल गया। ये एक्स है, ये वाई है, इसको आप जेड मान लो। जेड और 127 क्या है, रैखिक युग्म है। अर्थात प्लस का इधर के माइनस का होगा। तो z का मान कितना है, 53। तो z का मान नहीं निकालना, आपको y का मान निकालना है। एक त्रिभुज है ये पी क्यू आर, एक्स वाई प्लस जेड का मान कितना होना चाहिए, 180। चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर में 180 होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 होना चाहिए। हमें x का मान पता है कितना, 50। ठीक है, 50 और 53 कितना हो जाएगा, 103। तो ये कितना आ जाएगा, 77। आंसर। किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुविधा हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है, आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आकृति 6.33 में ये आकृति है पी क्यू और आर एस। देखो ये पी क्यू और आर एस जो दो दर्पण हैं एक दूसरे के समांतर रखें। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती हैं और परावर्तित किरण बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती हैं
पुनः सी डी के अंदर प्रभावित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो आपस में समांतर है। इसको और इसको समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, समांतर सिद्ध करने के लिए आपको बस दिखा दो कि एकांतर युग कोण बराबर है, ऐसा कुछ बता दो तो आप बता पाओगे कि ये क्या है, समांतर है। और ये कुछ और ऐसा तो चैप्टर ऑफ साइंस में कक्षा 10 में पढ़ोगे भी, परावर्तन अपवर्तन के बारे में विज्ञान में। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है ना। आपके पास दिमाग तो है लेकिन हम दिमाग खर्च नहीं करना चाहते हैं, एक सोचते हैं आराम आराम से हो जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस करने के लिए सोचोगे नहीं तो फिर तो बेकार है सब कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, ये मेरा सी है, ये मुझे दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लंब डालता हूँ और यहाँ से भी मैंने लंब डाला। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया I1, इसको मैंने बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया I2 और इसको मैंने बोल दिया R2। ठीक है, परावर्तन अपवर्तन के हिसाब से मैं नाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपने की बस वो लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये छठा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका कुछ नाम दे दो, ये पी है और ये क्यू है। हमने क्या किया, ये बी पी है वो इस पर लंब है, पी के ऊपर। हाँ, क्या किया, रचना में आप लिख सकते हो, जो रचना की आपने, बी पी किस पर लंब है, पी के ऊपर, व सी क्यू किस पे लंब है, आर एस पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डैश दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो बी पी डैश है ये वाला, और ये जो सी क्यू डैश है ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला 90-90 डाला है आपने, ये तो पहले ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। प्रश्नानुसार ऐसे लिख देना, प्रश्नानुसार बी पी डैश। ठीक है, ये आप बता सकते हो, बी पी डैश और सी क्यू, कहाँ है सी क्यू, ये। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो क्या हो जाए, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको परावर्तन अपवर्तन का नियम पता होना चाहिए तभी हो पाता है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी इसको आराम से कर पाएंगे। 9 के क्लास में ये नियम नहीं है। परावर्तन अपवर्तन में क्या होता है ना, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो I1 है ना वो R1 के बराबर होगा, वह जो I2 है वो R2 के बराबर होगा। ये परावर्तन और अपवर्तन का नियम है। ठीक है, I1 R1 के बराबर होता है, I2 R2 के बराबर होता है। चूँकि BP और CQ आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है, और BC तिर्यक रेखा है, वो BC एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें सारे गुण लग जाएंगे। सारे गुण कौन से लगेंगे कि इसका जो R1 है और इसका जो I2 है, ठीक है, जो R1 है वो I2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना, एकांतर कोण बराबर होता है। ये एकांतर कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ लगा दोगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अब I1 एक को 3 से जोड़ दो, I1 प्लस R1, ठीक है, और I2 प्लस R2, ठीक है, ये कर दो, इन सबको इनको जोड़ दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन तीनों समीकरणों का यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा कोण ABC। देखो ABC, ये I1 प्लस R1,
ये क्या हो जाएगा ABC, और I2 + R2 ये क्या हो जाएगा DCP। अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के तुम बराबर दिखा दे रहे हो और ये तिरक दिखाएं तो एक अंतर कोण बराबर हो गए, एक अंतर कोण क्या है बराबर हैं। अब जब एक अंतर कोण बराबर है इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो AB है और ये जो CD है वो आपस में समांतर है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, हर जगह शेयर करो, चैनल पे नए होते तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक करो। क्लास 10th की मैथमेटिक्स साइंस वगैरह तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, कंप्लीट है।